ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने की खुली छूट दे रखी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दल पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष के इस एक्शन पर पीएम मोदी ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हर समय विपक्ष मैदान छोड़कर भाग जाता है, सत्य से मुकाबला करने की उसकी हिम्मत नहीं है। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन में उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, पीएम झूठ बोल रहे थे। जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। संसद में पीएम मोदी के भाषण और विपक्ष के रवैये से आगे के लिए क्या मिल रहे हैं संकेत, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज बाजार में बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक ने बाजार का जोश हाई कर दिया। वहीं लगातार रिकॉर्ड तोड़ हाई बना रहे सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 545 अंक चढ़कर 79,987 पर बंद हुआ। निफ्टी
163 पॉइंट चढ़कर 24,287 पर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स की भी आज रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। बाकी डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, क्या खास बात रही आज की बाजार में? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए आज रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार बना हुआ है और तेजी जो बाजार देख रहा है 80,000 की एक बड़ी तेजी, फास्टेस्ट एवर 10,000 की रैली हमने आज देखी है। और इस तेजी की वजह अलग अलग ड्राइवर्स, पहले बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, फिर रिलायंस, फिर आईटी और आज फिर एचडीएफसी बैंक वापस रफ्तार में आया, नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और उसको साथ दिया। साथ ही साथ बाकी निजी बैंकों ने, फार्मा कंपनियों में जहां पे खरीदारी देखने को मिली, सिलेक्टिव आईटी में, जिसके दम पर आज इंडेक्स के अंदर एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। और तेजी में आज कुछ हद तक पार्टिसिपेशन था पीएसयू का, पीएसयू बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, जिसके दम पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। साथ साथ मेटल भी कुछ हद तक सपोर्टिव था। थोड़ी बहुत लास्ट आवर बाइंग एफएमसीजी में भी आई, जिसका भी एक अच्छा इंपैक्ट आता हुआ मार्केट में हमने देखा। तो ये बताइए सुमित, क्या आज सबसे बड़े लूजर्स गेनर्स कौन रहे? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाली जाए, सबसे ऊपर नाम आएगा टाटा कंज्यूमर का। लास्ट आवर में एक अच्छी तेजी यहां रही। अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, पूरा अदानी समूह तेजी में था। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी थी, 2-2.5% का उछाल यहां देखने को मिला। आज प्रॉफिट टेकिंग थी आईटी में, टीसीएस में, टाइटन करीब 1% नीचे, रिलायंस में 1% नीचे, टाटा मोटर करीब 0.5% नीचे रहा। मिड कैप में माजगांव डॉक 8.5% की तेजी, बीएचईएल 5% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेज 4.5% ऊपर, बंधन बैंक 4.5% तेजी यहां पर देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट 2% का उछाल यहां रहा। अशोक लेलैंड 2% की तेजी यहां रही। गुजरात गैस, माफ कीजिएगा, प्रेस्टीज एस्टेट और अशोक लेलैंड में मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में था। गुजरात गैस 2% नीचे रहा। जी एंटरटेनमेंट 2% नीचे रहा। एफ&ओ में सबसे ऊपर नाम था पीएफसी का, साथ साथ आरईसी का, दोनों में रिपोर्ट्स आई, बर्नस्टीन का उसका इंपैक्ट था। बीएचईएल 5% ऊपर और पिरामल एंटरप्राइजेज 4.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड 2% नीचे, गुजरात गैस 2% नीचे, बलरामपुर चीनी और टीसीएस 1.5% के आसपास की बिकवाली। प्लस प्राइवेट बैंक्स या बैंकिंग में अच्छी खरीदारी थी, तो बंधन बैंक 4.5% ऊपर, फेडरल बैंक 4% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 2.5% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 2% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। इधर बैंकिंग सेक्टर में भी और तेजी की उम्मीद है, ये कहना है डायमेंशंस कोऑपरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव का। वहीं बैंकिंग के साथ अजय श्रीवास्तव टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी बुलिश है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आज की तारीख में रिलेटिवली सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन है इसमें इंडस्ट्री में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, टू व्हीलर स्टॉक, केमिकल, जो भी ले लीजिए इंडस्ट्री को, बैंकिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सबसे कम है। और खासकर उन बैंकों की जिसके अंदर में एम्बेडेड है इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसी, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। नो, अगर आप इनकी जो सम ऑफ पार्ट जिसे कहेंगे उस हिसाब से देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन काफी, मतलब रिलेटिव टू द मार्केट, सारी जितनी बैंकें इंटीग्रेटेड हैं सबकी काफी कम है रिलेटिव टू द मार्केट। बिकॉज एक जो रास्ता खुला है वो है प्राइस इंक्रीज का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था पिछले 5 साल में जियो की एंट्री के ऊपर में, जब एंट्री लेवल प्राइसिंग करके मार्केट को काफी उन्होंने हिलाया था। अब तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि सबसे, अब वो भी प्राइस जो वॉर थी वो खत्म हो चुकी है। आपके रेट मेरे हिसाब 3 से 5 साल के अंदर में दुगने होने वाले हैं डेटा के और वॉइस के। इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, खर्चा हो चुका है, रिटर्न की बारी है अब। बाजार में आज तेजी के पीछे बड़ा हाथ रहा एचडीएफसी बैंक का। ये कहें कि बाजार का बाहुबली एचडीएफसी बैंक लौट आया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। रिटर्न के मामले में भी एचडीएफसी बैंक बाहुबली रहा है। लिस्टिंग के बाद से अब तक एचडीएफसी की यात्रा आइए समझते हैं। तो एक जबरदस्त रफ्तार के बाद एचडीएफसी बैंक आज बढ़िया तेजी के साथ बना ऑल टाइम हाई और एक अच्छी तेजी से ना केवल इंडेक्स को दी बल्कि निफ्टी बैंक के अंदर भी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। नए रिकॉर्ड स्तरों पर एचडीएफसी बैंक आज शामिल होता हुआ दिखाई पड़ा और 1 साल के बाद ये नए लेवल्स पे आया। रिलायंस और टीसीएस के बाद अब ये देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, करीब 9.5 लाख करोड़ के आसपास के ग्राहक और जिस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, यानी कि 22 लाख करोड़ के आसपास के डिपॉजिट्स और रफली 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लोन डिसबर्समेंट, इस तरह के एक बड़े नंबर्स बैंक के साथ ऑलरेडी मौजूद भी हैं।
इतना ही नहीं, ये आईपीओ से लेके अब तक हर साल एवरेज 21-21.5% के आसपास की सीएजीआर से ग्रो करने वाला एक स्टॉक भी है। और ये जो बैंक के रिटर्न्स की ग्रोथ है वो देखिए, अगर आप नियर टर्म में देखेंगे तो शायद इतना रिटर्न ना आए, लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में जाएंगे तो इस तरह की सीएजीआर है। 5 साल में 10% की स्टॉक की सीएजीआर, 10 साल में 16% की सीएजीआर, 15 साल में 18% की सीएजीआर और 20 साल में करीब करीब 21% की ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई भी है। इसी तरह की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी है। करीब 10 साल में 22% की प्रॉफिटेबल ग्रोथ और 5 साल में 23% की सीएजीआर से ग्रोथ, 3 साल में 26% की सीएजीआर और टीटीएम भी करीब करीब 40% के आसपास की सीएजीआर से एक बढ़िया ग्रोथ स्टॉक ने रिटर्न्स या प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखने को मिली है। 20 सालों से हर साल मुनाफा है। अगर आप पिछले 12 साल के नंबर या 13 साल के नंबर देखेंगे, हर साल इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और लगातार 2003 से लेकर आज तक एक प्रॉफिटेबल बैंक के तौर पे आप इसे देख रहे हैं। ये मुनाफे का नंबर 2003 में करीब 388 करोड़, 2013 तक आते आते 6800 करोड़, 2023 तक आते आते 46,000 करोड़ और अब करीब 64,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा प्रॉफिट हम देख भी रहे हैं। और ये हर साल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 2019, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार ये बार आप बढ़ता हुआ ही देखेंगे। इनफैक्ट पिछले 12-14 सालों से ये अगर हर साल के प्रॉफिट के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले साल से बेहतर प्रॉफिट इस साल बैंक ने दिया है। तो इस तरह की एक बढ़िया रफ्तार के साथ एचडीएफसी बैंक बना अब देश का तीसरा सबसे बड़ी कंपनी और एक ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरईसी पीएफसी में आज जोरदार तेजी रही। दरअसल आरईसी पीएफसी में बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, बता रहे हैं आशीष वर्मा। जी, आज दोनों सरकारी कंपनीज में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। दरअसल ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है पीएफसी और आरईसी दोनों पर। आरईसी पर उन्होंने बाय कॉल इनिशिएट करा है 653 के टारगेट्स के साथ। कल के क्लोज से 20% का अपसाइड नजर आता है और ऐसे ही पीएफसी पे एक बाय कॉल है 620 के लक्ष्य के साथ। यहां पर भी कल की क्लोज से 24% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? दरअसल वो कह रहे हैं पावर साइकिल में सबसे प्रिफर्ड प्लेस इनके ये दोनों कंपनीज हैं। उनका कहना है इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पावर साइकिल का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, और इस साइकिल में इन दोनों के एनपीए रिस्क कहीं कम नजर आएंगे आपको। दोनों के बेहतर आरओईज हैं और बेहतर ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं अपने पीयर्स से। इनका कहना है इनके आरओईज 20% से ज्यादा के हैं और 15% की ग्रोथ क्लॉक कर रहे हैं। वैसे ध्यान रखिएगा ये दोनों स्टॉक्स बहुत चले हैं। मैं रिटर्न शीट रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। पिछले एक साल में पीएफसी 200% और आरईसी 235% चढ़ा है, लेकिन बर्नस्टीन कह रहा है वो आज भी अपने पीयर्स से सस्ता ट्रेड कर रहे हैं डिस्पाइट इस तरह के गजब के मूव्स के बावजूद। इसीलिए उनकी प्रिफर्ड पिक्स हैं और इस तरह के अग्रेसिव कमेंट्री और टारगेट्स के बाद स्टॉक साथ बढ़िया हलचल में नजर आ रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रही एक्सपोर्ट यूनिट्स को बजट में बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार मौजूदा एसईजी एक्ट में अमेंडमेंट का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद एक्सपोर्ट यूनिट को घरेलू बाजार यानी डीटीए में कारोबार करने की इजाज़त मिल जाएगी। साथ ही डी नोटिफिकेशन नॉर्म्स को आसान भी किया जा सकता है। इससे खास तौर से आईटी सेक्टर को ऑपरेशनल दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाले एक्सपोर्ट्स यूनिट्स को बजट में बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। सीएनबीसी आवाज़ के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मौजूदा एसईजेड एक्ट 2005 को अमेंड कर सकती है, जिसके लिए तैयारी चल रही है और इसका ऐलान बजट में हो सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा एसईजेड यूनिट्स को ये होगा कि उन्हें घरेलू बाजार में उन्हें अपने कारोबार को करने की इजाज़त मिल जाएगी और साथ ही उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। दरअसल अभी तक जितने भी एक्सपोर्ट यूनिट होते हैं उन्हें अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यानी घरेलू बाजार में सामान बेचना होता है तो ऐसे में उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होती है। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि सरकार ड्यूटी फॉरगॉन बेसिस पर उन्हें टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रही है। इससे फ़ायदा होगा कि उन्हें सिर्फ टैक्स चुकाना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पूरी नहीं चुकानी पड़ेगी। इससे उनका जो लागत है, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस है, काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरा जो बड़ी राहत मिल सकती है वो आईटी कंपनियों को मिल सकती है। आईटी कंपनियों को कंप्लायंस के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। उन्हें जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी घरेलू बाजार में कई तरह की परमिशन और अप्रूवल लेनी पड़ती है,
उसमें आसानी हो जाएगी। और तीसरी बड़ी जो आसानी हो सकती है अमेंडमेंट से, वो हो सकती है जो SEZ में रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं वहाँ पर उन्हें डी नोटिफाई करने की इजाज़त मिल जाएगी। यानी डी नोटिफिकेशन के ज़रिए वो किसी यूनिट को अगर चाहे SEZ एक्ट से अलग करना तो वो आसानी से हो सकेगा। तो इस तरह से उन्हें एक तरह से कहें कि वायबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाएगी, और जो SEZ के अंदर एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनको बड़ी राहत इस SEZ अमेंडमेंट के तहत मिल सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने मसालों में हो रही मिलावट पर बड़ा एक्शन लिया है। फसाई ने 111 मसाला उत्पादकों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और तुरंत उन्हें उत्पादन बंद करने का आदेश भी दिया है। फसाई ने देश भर में 2200 नमूनों का परीक्षण किया और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। फसाई देश भर में 4000 नमूनों का परीक्षण करने वाला है। इससे और भी लाइसेंस रद्द होने की संभावना है। अप्रैल में सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के लोकप्रिय मसाले ब्रांड MDH और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इनमें कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड के मिलावट की आशंका थी। इसके बाद फसाई ने देश भर में विभिन्न शहरों में मसालों के नमूने एकत्र करना शुरू किया ताकि उनकी सुरक्षा जांच की जा सके। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू अब बंद होने जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से ऐप के मर्जर की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मर्जर फेल होने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया गया है। कू ऐप के फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिटटका ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐप को चालू रखना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया ऐप को चालू रखने के लिए टेक्नोलॉजी सर्विसेज की लागत ज़्यादा है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि इसके लिए हमने कई बड़ी कंपनियों, इंटरनेट कंपनियों और मीडिया ग्रुप्स के साथ साझेदारी की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। साल 2020 में अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक ने कू ऐप को लॉन्च किया था। ये 10 से भी ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध पहली भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थी। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ से हुई मौतों के मामले में FIR दर्ज हुई है। पुलिस की FIR में सत्संग के आयोजनकर्ता, मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम शामिल है, लेकिन FIR में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। पुलिस की FIR के मुताबिक इस सत्संग के लिए 80,000 श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा की गई। परमिशन भी मांगी गई थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया गया। FIR में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने के आरोप भी लगे हैं। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच छिपाया गया। इस घटना पर एक्शन लेते हुए CM योगी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने ADG आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून पर स्काईमेट के प्रेसिडेंट GP शर्मा ने उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश थोड़ी कम रहने की संभावना जाहिर की है। उत्तर भारत में मैं अच्छी वर्षा की उम्मीद कर रहा हूं अगले 1 सप्ताह तक, और वैसे कहें तो बारिश ही उत्तर भारत में होगी, दक्षिण भारत में बारिश नहीं होगी, बहुत कम होगी। मैं तो कह रहा हूँ गुजरात समेत पश्चिमी तट, इवन मुंबई में कहाँ वर्षा, एक दिन परसों के दिन कुछ शावर हुए थे, उसके बाद से मुंबई में वर्षा नहीं है। पश्चिमी तट में भी ऐसे ही थोड़ा सा लीन सा समय रहेगा,
मानसून का पूरे सप्ताह भर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और आप और आगे चले जाएंगे तो बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उत्तर पूर्व भारत में थोड़ी अच्छी वर्षा, भारी वर्षा होगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं की फूल प्रूफ रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब एआई का सहारा लेने जा रही है। सरकार राज्य की भर्ती परीक्षाओं को कई स्तर पर लीकेज प्रूफ बनाने की दिशा में काम कर रही है। देखिए लखनऊ से कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नीट और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली के बढ़ते मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार चौकन्ना हो गई है। यूपी सरकार अब न केवल कई चरणों में परीक्षा की निगरानी करेगी, बल्कि अभ्यर्थियों की पहचान की सटीक पुष्टि के लिए एआई और विकसित तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी। शिकायत मिलती है कि किसी एक अभ्यर्थी ने अपना प्रार्थना पत्र भरा, लेकिन उसके जगह पे कोई और जो है देने आ गया परीक्षा। तो उसमें ये सिस्टम किया गया है कि जो भी केंद्र में जो व्यवस्था संभाल रहे हैं लोग, वो हर अभ्यर्थी का फोटो लेगा। उनके मोबाइल ऐप पे जितने भी उन्होंने मूल अभ्यर्थी के फोटो हैं जो उन्होंने उसका फॉर्म भरते वक्त दिए होंगे, वो उपलब्ध होगी। और ये जो वास्तविक जो व्यक्ति आया उससे उस फोटो का मिलान होगा। और जहां भी ये लगा कि ये दोनों यहाँ पर एआई का इस्तेमाल होगा, और जहां भी ये लगा कि ये मिलान नहीं हो पा रहा है, तब जो है नेक्स्ट स्टेज पे उसको सस्पिशियस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यूपी सरकार हाल ही में पेपर लीक में दोषी संस्था और उससे जुड़े आरोपियों पर 2 साल या उम्र कैद के साथ 1 करोड़ रुपए तक के दंड के प्रावधान का ऐलान कर चुकी है। जिसमें अगर कोई पेपर लीक से संबंधित कोई संस्था या कोई जिसके संस्था के लोग पकड़े जाएंगे, उनको 2 वर्ष से लेकर और आजीवन कारावास तक जुर्माना वो सजा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान किया गया। एआई और तकनीक के इस्तेमाल के लिए 5 विभागों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कड़ी गोपनीयता भी बरती जा रही है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। कल ब्रिटेन में चुनाव है और सुनक सरकार की किस्मत दांव पर है। कल ही एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे और शुक्रवार को नतीजे भी आ जाएंगे। चुनावी माहौल की ताज़ा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। यहाँ ब्रिटेन में आम चुनाव का समय आ गया है। मतदान बृहस्पतिवार को होगा, सारा दिन चलेगा। रात के 10 बजे लोकली यानी कि भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह जल्दी करीब 2:30 बजे तक एग्जिट पोल्स का नतीजा सामने होगा और शुक्रवार दिन 12 बजे तक पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। नतीजा क्या होगा लगभग निश्चित है। ओपिनियन पोल्स अनुसार एक साफ संकेत लगातार कि ऋषि सुनक ये इलेक्शन हार रहे हैं, पूरी तरह हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। लेबर पार्टी कंजर्वेटिव से 20 अंक आगे है और साल भर से रही है। सुनक की कैंपेनिंग से कोई अंतर नहीं आया। तो लगता है नए प्रधानमंत्री होंगे कीयर स्टारमर, जो कि एक बहुत ही काबिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। जब से उन्होंने लेबर पार्टी का नेतृत्व संभाला है, पार्टी होश में आई है और पार्टी एकत्रित हुई है और लगता है कि एक बड़ी कन्विंसिंग पार्टी है जो जीत हासिल करेगी। पिछली दफ़ा जब नेतृत्व था वो था जेरेमी कॉर्बिन का, और जो गया इलेक्शन था जिसमें बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव्स को सामने लेके आए और बड़ी मजबूती से जिताया, उसमें जो है जेरेमी कॉर्बिन ने एक रिकॉर्ड डिफीट, एक रिकॉर्ड हार हासिल की लेबर पार्टी के लिए। और अब लगता है कि कीयर स्टारमर लेबर पार्टी के लिए, उसी पार्टी के लिए कुछ ही साल पश्चात एक रिकॉर्ड जीत लेकर आएंगे। T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया ने अब नई दिल्ली के लिए उड़ान भर ली है। टीम को एयर इंडिया की स्पेशल चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि टीम इंडिया का कल सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी। प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट होगा और फिर वो मुंबई आएंगे। मुंबई में ओपन बस से विजय जुलूस निकलेगा। मुंबई के नरीमन पॉइंट से शुरू होकर वानखेड़े स्टेडियम तक जाएगा। यहीं पर 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार के तौर पर विजयी टीम को बीसीसीआई देगा। आज अभी वहां से भारतीय टीम निकल गई है। एयर इंडिया का विशेष विमान जो है बीसीसीआई ने जो है चार्टर किया था, उस विशेष विमान से वो टीम वहाँ से निकल चुकी है बारबाडोस से
उसमें जो है जो पत्रकार भी वहाँ फंसे हुए थे, जहाँ से गए थे, उन सबको भी हम लेके आ रहे हैं। कल सुबह 6 बजे वो दिल्ली पहुँच जाएगी। 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में उनका रिसेप्शन है, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट जाके सीधे विशेष विमान से वो मुंबई जाएंगे। मुंबई में जो है एक रोड शो रखा गया नरीमन पॉइंट के कोने से वानखेड़े स्टेडियम तक, और वानखेड़े स्टेडियम उनका अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। वहीं वो जो 125 करोड़ की धनराशि जो बीसीसीआई ने घोषित की है विजयी टीम के लिए, वो वितरित की जाएगी टीम मेंबर्स को और सपोर्ट स्टाफ को, कोचेस को, और उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। ये कार्यक्रम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।